भाई क्या ही बजट था यार ये। इस बार निर्मला सीतारमण जी ने मार्केट को बहुत नाराज किया है और आप इसीलिए देखिए मार्केट आज 2% से ज़्यादा क्रैश कर गई। इनफैक्ट आप देखिए बजट पर लोगों को उम्मीद होती है, इन्वेस्टर्स को उम्मीद होती है कि बजट बाजार के लिए अच्छा आएगा, बट इस बार का बजट मार्केट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या दुश्मनी है इन्वेस्टर कम्युनिटी से, ट्रेडिंग कम्युनिटी से निर्मला सीतारमण जी की। क्यों? आप देखो एसटीटी इस बार भी बढ़ा दिया। मुझे लगता है या तो मैडम का या उनके घर में किसी का ट्रेडिंग में बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि वो ट्रेडिंग को बिल्कुल पसंद ही नहीं करती हैं। आप देखिए एसटीटी लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। इनफैक्ट शेयर्स के बायबैक पर भी कैपिटल गेन टैक्स लगा दिया। आज इस वीडियो के अंदर हम ये जो बजट आया है ना, इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। क्यों आज मार्केट गिरी, क्यों मार्केट को ये बजट बिल्कुल नहीं पसंद आया और किन शेयर्स को मुनाफा हुआ है जिन पर आप आगे थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखो दोस्तों, आज का दिन है ना, ये इतिहास में दलाल स्ट्रीट में तो हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि 1 तारीख को संडे था। संडे को मार्केट खुलती नहीं है, बट इस संडे को भी निर्मला सीतारमण जी ने लोगों को नुकसान करा ही दिया। भाई 9th कंसेक्यूटिव बजट पेश किया है निर्मला सीतारमण जी ने, और इतना भयानक संडे स्पेशल की मार्केट को क्रैश ही करा दिया। आज इस वीडियो में डिटेल में चलो बात करते हैं कि जो स्टॉक्स गिरे वो क्यों गिरे और आपको आगे क्या करना चाहिए, कैसी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए जिससे आप इस साल 2026 में प्रॉफिटेबल रह पाए। सबसे पहले तो इस क्रैश का जो असली कारण है वो समझिए। अब अगर आप मेरी स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको दिखेगा सेंसेक्स आज 1500 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ है। अगर आप हाई टू लो देखोगे ना तो ये लगभग 2800 पॉइंट्स का फॉल है यार। 2800 पॉइंट लगभग अगर आप देखो 3.4%। आपने लास्ट सेंसेक्स को ऐसे कब गिरते हुए देखा था? इसी तरीके से निफ्टी के लिए भी देख लीजिए। निफ्टी के अंदर भी आज लगभग 2% का फॉल दिखा है। तो अगर मैं निफ्टी का चार्ट दिखाऊं, ये देखिए, पहली बात तो निफ्टी ने ट्रेंड तोड़ ही दिया था और अभी भी बेरिश टेरिटरी के अंदर भी ट्रेड कर रहा है। आप देखो 6 लाख करोड़ एक दिन में साफ कर दिए। सवाल आता है क्या सिर्फ एसटीटी हाइक से डेरिवेटिव सेगमेंट पर जो ये एसटीटी लगाया है, क्या इसी से इतना बड़ा इंपैक्ट आया है? फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट पर एसटीटी 0.02% से बढ़ाकर 0.05% कर दी। अब आप कहोगे यार कितना ही बड़ा इंक्रीज है, ये 150% का इंक्रीज होता है भाई। और ऑप्शंस के अंदर अगर आप कहते हो, ऑप्शंस के अंदर जो प्रीमियम है ना, उस पर 0.1% से एसटीटी बढ़ाकर 0.15% कर दिया गया। इसके अलावा जैसे मैंने बोला, शेयर्स बायबैक पर अब कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, जिससे कॉर्पोरेट सेंटिमेंट बहुत ज्यादा इफेक्ट हो गया है। तो मार्केट को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया और इसीलिए स्टॉक्स गिर गए। बट अब मैं आपको नंबर्स के साथ बताता हूं कि आज क्या हुआ है कौन कौन से स्टॉक्स में। देखो, सबसे पहले तो ये जो एसटीटी बढ़ा है, मतलब ट्रेडिंग महंगी हो गई है, और ट्रेडिंग महंगी हो गई है तो जो ब्रोकरेज फर्म्स हैं और जो एक्सचेंजेस हैं उनके स्टॉक्स पर तो सबसे बुरा असर आया है। अब एक एक करके देखिए, आपको मैं लेकर जाता हूं यहां पर। अगर आज आप देखोगे MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, उसका शेयर तो भाई ये 17% गिर गया। 17%। ये देखो, ये एकदम से सिंक आया है इसके शेयर में। मतलब MCX को बिल्कुल पसंद नहीं आया कि जो आपने STT बढ़ाई है, उन्हें भी पता है कि वॉल्यूम कम हो सकता है, वॉल्यूम ड्रेन हो सकता है। इसी तरीके से BSE देख लीजिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये हर्षद मेहता की वीडियोस में आपने वो BSE की बिल्डिंग देखी है ना, उसी BSE का जो शेयर है आज एक ही दिन में 10% गिर गया। इसी तरीके से एंजल वन ब्रोकर है, 10% उनका शेयर गिर गया। ग्रो का शेयर क्लोजिंग होते होते तो 3% पे क्लोज हुआ है, बट ये भी गिर गया। आनंद राठी का शेयर 3%, 3.5% पर क्लोज हुआ है डाउन, और ये नीचे ही सिंक हो गया था। तो आप देखिए सेंसेक्स में आज लगभग ये 2% का फॉल है। ये कोई छोटा मोटा फॉल नहीं है। सो जितनी भी एक्सचेंजेस हैं और जो ट्रेडिंग की जो फर्म्स है, ब्रोकरेज फर्म्स हैं, इनके लिए तो ये बजट एक तरीके से ब्लड बैथ लेकर आ गया। अब मैं अगर आपको मेटल सेक्टर की बात करूं, मेटल ETF लगभग 5% गिर गया भाई। कॉमोडिटीज में जो आज करेक्शन आया, सिल्वर लोअर सर्किट लग गया। हिंदुस्तान कॉपर का शेयर आज 21% डाउन है, क्लोजिंग 596 के रेट पर हुई है। आप देखिए यहां पर हिंदुस्तान जिंक 20% डाउन, नालको नेशनल एल्यूमिनियम 17% डाउन है शेयर। मतलब आज जितने भी मेटल्स थे वो बहुत ज्यादा प्रेशर में थे। आप देखो इंटरनेशनल मार्केट बंद है, बट आज सिल्वर लोअर सर्किट पे था, 9% गिर गया सिल्वर।
और ये लोअर सर्किट आज खुला ही नहीं। इनफैक्ट गोल्ड में भी लोअर सर्किट लगा था, फिर वो लोअर सर्किट खुल गया था, बट मेटल्स आज बहुत प्रेशर में थे। इसके साथ साथ पीएसयू बैंक्स, भाई एसबीआई लगभग 4% गिर गया, आपका रिलायंस आज 3% से ज़्यादा गिर गया, और इनकी वजह से आज सेंसेक्स भी नीचे आ गया, निफ्टी भी नीचे आ गया। सो निफ्टी के अंदर ये जो प्रेशर दिखा है, इसके अंदर पीएसयू बैंक्स, रिलायंस का भी कंट्रीब्यूशन है। पेटीएम की बात करूं तो क्लोजिंग चलो पॉजिटिव में हुई है, बट भाई ये विक तो देखो, ये ऊपर से लेकर नीचे तक का क्या ही मूव है, क्योंकि यूपीआई के अंदर इंसेंटिव्स की कटौती करी गई तो 17% की वॉलेटिलिटी दिखा दी पेटीएम ने। अब बात करते हैं डिफेंस और रेलवेज की। एलोकेशंस बढ़ाने के बावजूद सेल ऑन न्यूज की वजह से यहां पर भी भारी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। भारत डायनेमिक्स का शेयर लगभग 10% डाउन है, बीईएल का शेयर 5% गिर गया, और इसी तरीके से आईआरएफसी, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन 5% डाउन। सो देखो यहां पर भी आपने देखा कि गिरावट आई है। अब बात करते हैं उन स्टॉक्स की जो बड़े हैं, जो ग्रीन में रहे हैं, ठीक है, इस पूरे लाल समुद्र के अंदर इतनी भयानक बिकवाली के बावजूद भी भाई कुछ सेक्टर्स हैं जिन्होंने कमाल किया है। सबसे पहले फार्मा और हेल्थ केयर। अब यहां पर बायोफार्मा शक्ति, गवर्नमेंट ने बायोफार्मा सेक्टर में 10,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का अनाउंसमेंट किया है। इसका असर स्टॉक्स पर साफ दिखा। यहां पर देखिए बायोकॉन का शेयर आज ये पॉजिटिव में क्लोज हुआ। इसी तरीके से मैक्स हेल्थ केयर की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर मैक्स हेल्थ केयर देखिए 2.2% गया। अब जैसे मैं यहाँ पर एक और शेयर ले लेता हूँ, ये क्लोज 1% नेगेटिव हुआ है, बट ये भी ऊपर ही गया था। बट आईटी पर भी आज लोगों ने डिफेंसिव प्ले किया, यहाँ पर आईटी एक सेफ हेवन बन गया। कैसे? आप विप्रो का शेयर देख लीजिए, विप्रो आज ऊपर क्लोज हुआ है। इसी तरीके से टीसीएस आज लगभग 1% ऊपर क्लोज हुआ है। इन्फोसिस की भी अगर मैं बात करूं तो शेयर के अंदर लगभग 1% 1.5% की उछाल दिखी। इसके साथ साथ निर्मला सीतारमण जी ने इस बजट के अंदर डेटा सेंटर्स और एआई के ऊपर भी ध्यान दिया। अब उन्होंने अनाउंसमेंट क्या करी है, उन्होंने बोला है कि जो फॉरेन क्लाउड कंपनीज हैं उनके लिए 2047 तक टैक्स हॉलीडे का बड़ा अनाउंसमेंट है। अब कुछ इंडस्ट्रीज जैसे कि आनंद राज इंडस्ट्रीज, आप इसका शेयर देखोगे तो ये 7% लगभग 8% ऊपर चला गया। E2E इसका जो शेयर है नेटवर्क का 12% ऊपर चला गया। इनफैक्ट पावर फाइनेंस का भी शेयर ऊपर ही गया था आज, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का। सो इन्वेस्टर्स यहां पर तो खुश हुए हैं। अब सवाल आता है कि भाई अब 2026 के अंदर आपको किन सेक्टर्स में फोकस करना है, आपको कहां से प्रॉफिट हो सकता है। देखो अगर आप आज बजट पूरा समझेंगे तो आपको समझ आएगा बजट एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पिवट होता है। फोकस अब कंजम्पशन से हट चुका है, प्रोडक्शन और केपेक्स की तरफ जा रहा है। तो आपको करना क्या है, इसे बड़ा ध्यान से समझिएगा। अब यहां पर आपको सिलेक्टिव होना है। यहां पर अब कोई मार्केट में ब्लाइंड रैली नहीं आने वाली, मुझे ऐसा लगता है। थोड़े टाइम के लिए आपको उन कंपनीज के ऊपर फोकस करना पड़ेगा जिनकी अर्निंग्स विजिबल है, जिनकी बैलेंस शीट के अंदर नंबर्स दिख रहे हैं। और गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट 12 लाख करोड़ का केपेक्स प्लान किया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसका मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, इनफैक्ट रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर लॉन्ग टर्म्स की अपॉर्चुनिटी बनेगी। बट एफएनओ से अब क्या आपको बच के रहना चाहिए। एसटीटी हाइक हुआ है, ट्रेडिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो स्पेक्यूलेशन जो है वो थोड़े टाइम के लिए कम हो सकती है, वॉल्यूम भी कम हो सकते हैं। तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए फोकस करना चाहिए। अब लॉन्ग टर्म के लिए आप कहां फोकस कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए आप ETF इन्वेस्टिंग करो, दैट्स द बेस्ट थिंग। आप ETFs चूज करो और जब मार्केट गिरती है तो बाइंग ऑन डिप करो। आप कई सारे ETFs मार्केट के अंदर जाके बाय कर सकते हो। एग्जांपल आपको लगता है ठीक है भाई मैं लॉन्ग टर्म के लिए निफ्टी के ETF में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, तो आप सिंपली सर्च करो निफ्टी 20, आपको एक ETF दिखेगा, आप इसे जाके खरीद सकते हो। इनफैक्ट मैं आपको 4-5 नाम बता देता हूँ, एडिटर स्क्रीन पर दिखा देंगे। अगर आपको मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप मिड कैप ETF में इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। अगर आपको स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना है तो स्मॉल 250 एक ETF है, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इनफैक्ट आप फॉरेन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, मतलब इंडिया में बैठे बैठे अमेरिका की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक अगर आपको चाहिए तो मॉन 100 करके ETF है, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपको चाइना की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना है, मतलब हांगकांग के बाजार में इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर MAHK टेक और हैंगसेंग बीज, तो उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये जो कुछ ETFs के मैंने नाम लिए, इनमें आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिए। फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप आज ही जाके अपना अकाउंट खोल सकते हो और
इन्वेस्टमेंट भी शुरू कर सकते हो, ट्रेडिंग भी कर सकते हो, और एक बार अगर आपका अकाउंट खुल जाता है तो आप रेफर एंड अर्न करके भी एफिलिएट इनकम अर्न कर सकते हो। मतलब अगर आपका एक बार अकाउंट खुल गया, आपने किसी को लिंक भेजा, अपने फ्रेंड का भी अकाउंट ओपन करवाया और उसे भी बोला भाई लॉन्ग टर्म के लिए आपको SIP करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो लगभग 500 रुपये एक अकाउंट का मिलता है। आपने 10 लोगों को रिकमेंड किया तो आप 5000 रुपये तक कमा सकते हो। दैट इज योर चॉइस। सो डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे कमेंट में। इसके साथ साथ हमारी एक 5 दिन की क्रिप्टो ऑटोमेशन की वर्कशॉप होती है। अब फरवरी का जो बैच है उसके बारे में डिटेल मिलेगी आपको। डीमेट अकाउंट के लिंक के नीचे आपको एक रिजर्व पे का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप जान सकते हो कि फरवरी का बैच कब से शुरू हो रहा है। फिर आप मार्च के बैच के लिए एनरोल करना चाहते हो तो मैं आपको बता देता हूँ, उसी रिजर्व पे के लिंक पर हर महीने आपको अपडेट होता रहेगा कि नेक्स्ट बैच कब है। 5 दिन का जो वर्कशॉप होता है उसकी फीस सिर्फ 500 रुपये है, और अगर आप 5 दिन अटेंड करते हो तो आपको पैसे वापस मिल जाते हैं। बट अगर आपको अपनी स्ट्रैटेजी को ऑटोमेट करना है, आप सो भी रहे हो तब भी ट्रेडिंग हो रही हो, तो आप उस वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हो। बट वर्कशॉप के अंदर जैसे मैंने बोला कि आपको ऑटोमेशन सिखाया जाएगा, सो ट्रेडिंग नहीं सिखाई जाएगी। अगर आपको ऑटोमेशन सीखना है तो आप उस वर्कशॉप के लिए एनरोल कर सकते हो। रेजर पे का भी लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। अब आगे बढ़ते हैं। फाइनली दोस्तों, एक्सिस म्यूचुअल फंड के मुताबिक 2026 जो है ये साल रहने वाला है एनर्जी और मोमेंटम का। इंडिया की जो GDP है वो 6.8 से 7.2% रहने की उम्मीद है। देखो, ग्लोबल पीयर्स के कंपैरिजन में काफी अच्छा है। तो आज आपको ये समझना है कि कौन कौन से सेक्टर्स पे फोकस करना है, और जहां पर आपको बैलेंस शीट में नंबर्स दिख रहे हैं जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज है उन पे फोकस करो। डिफेंसिव सेक्टर्स जैसे IT, फार्मा, इन पर आप ध्यान दे सकते हो, और जो कैपेक्स हेवी स्टॉक्स हैं उस पर आप बाइंग ऑन डिप की अप्रोच को फॉलो कर सकते हो। बाकी आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका फेवरेट स्टॉक कौन सा है जिस पर आप इस साल फोकस करने वाले हो। बाकी देखिए, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस से बनाई गई है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो कोई भी आप डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात जरूर कीजिएगा। बाकी आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन, बट शेयर जरूर करना जिससे लोगों को पूरा बजट एक बार में समझ आ जाए। बाकी देखो, मार्केट गिरी है, अच्छा बिल्कुल नहीं है, नेगेटिव टेरिटरी है, मैं तो वही अप्रोच अपना फॉलो करूंगा, बाइंग ऑन डिप। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है।